करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है मेरे बच्चे ऑडिटर के बारे में। ऑडिटर जिसके सेक्शंस कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 138 से लेके 148 तक। तो मेरे बच्चे ऑडिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऑडिटर कितने तरह के होते हैं मेरे बच्चे? 3 तरह के होते हैं ऑडिटर। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर। फाइनेंशियल ऑडिटर जो कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह की क्या करता है? ऑडिट करता है। किसको बना सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिटर? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बना सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की क्या करेगा? ऑडिटिंग करेगा। और इसके सेक्शन 138 से लेके कहां तक है मेरे बच्चे? 146 तक। तो ये हमारे फाइनेंशियल ऑडिटर के सेक्शंस हैं। इसमें 2 तरह के ऑडिटर आते हैं, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर। कौन कौन से आते हैं बोलना एक बार? इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर आता है। इंटरनल ऑडिटर का सेक्शन कौन सा है? 138। और एक्सटर्नल ऑडिटर का सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे? 139 से लेके 146। 147 में आपकी पेनल्टी है और 148 में आप लोगों की क्या दे रखी है मेरे बच्चे? कॉस्ट ऑडिट। इस तरह से आपके सेक्शन 138 से लेके कहां तक चलेंगे? 148 तक। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना ऑप्शनल है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियों में क्या होता है? कंपलसरी। लेकिन एक्सटर्नल का अपॉइंटमेंट करना हमेशा क्या होता है? कंपलसरी होता है। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन एक्सटर्नल का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट बना के किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि इसको अपॉइंट भी किसने किया है? बीओडी ने। और ये रिपोर्ट बना के किसको देता है? शेयर होल्डर, क्योंकि इसको अपॉइंट किसने किया है? ठीक है। क्वालिफिकेशन किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन डिफाइन है कि हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही क्या बना सकते हैं? ऑडिटर। क्या बना सकते हैं? तो ये तय रहा, फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की क्या करता है? ऑडिटिंग। ध्यान रखना ये 2 तरह के क्यों थे। ये तो होना कंपलसरी है, जो आप लोग सुनते हो ना ऑडिटर, तो ये यही व्यक्ति होता है। इसका तो होना तय है, कंपनी में इसको तो कंफर्म अपॉइंट करते हैं, कंपलसरीली इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन इसको अपॉइंट करने से पहले बीओडी अगर ये देखना चाहते हैं कि कंपनी में कोई गलत काम हो गया है क्या, तो वो इसके लिए किसको अपॉइंट करते हैं? इंटरनल। तो इंटरनल पहले ऑडिटिंग करता है आके बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट इनके सामने भी रखी जाती है। तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को ये देख ही लेता है। कौन देख लेता है मेरे बच्चे? इंटरनल ऑडिटर पता कर लेता है कि क्या हुआ। ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर किसको अपॉइंट करेंगे मेरे बच्चे? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इसको अपॉइंट करेंगे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करेंगे। जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग, और इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑडिटर। क्या बोलेंगे इसको? इसका सेक्शन कौन सा है? 148। और सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन होता है? जो लॉ के बारे में नॉलेज रखता है। वो इसका सेक्शन कौन सा है? 204। तो इस तरह से कंपनियों में क्या होती है? ऑडिट। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। चलो पढ़ना चालू करते हैं चैप्टर। सबसे पहला सेक्शन है 138। किसका होता है? इंटरनल ऑडिट। किसका होता है? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बीओडी। और किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी में इसका अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनी में कंपलसरी है? लिस्टेड। यहाँ पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी मेरे बच्चे? जिसमें डीपीएलटी मतलब डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन और टर्नओवर 25, 50, 100, 200, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल। और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ क्या है? एलटी। एल मतलब लोन, टी मतलब टर्नओवर। अगर किसी पब्लिक कंपनी के डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा हैं,
पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे टर्नओवर 200 करोड़ या तो जाके वहां पे इस भाई साहब का अपॉइंटमेंट करना, अदरवाइज इस भाई साहब का अपॉइंटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और प्राइवेट कंपनी में भी कब कंपलसरी है बता दिया। तो देखो इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, फॉलोइंग कंपनी शेल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट बाय अपॉइंटिंग इंटरनल ऑडिटर, ये लिमिट हो गई, ठीक है। द कंपनी शेल अपॉइंट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी व्यक्ति को, तो यानी कि इंटरनल ऑडिटर किसी को भी बना सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी भी व्यक्ति को हम किसके रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर। बोलो किसके रूप में अपॉइंट कर सकते हैं बेटा। और इसके लिए हमको सिर्फ क्या पास करना पड़ेगा, बीआर। शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत, सेक्शन नंबर 179 इंटरनल ऑडिटर वहां पे लिखा हुआ है, और ये डिस्कशन से बोर्ड मीटिंग में होगा, सर्कुलेशन से पास। सेक्शन नंबर 179 सबसेक्शन नंबर 3 में आपने पावर ऑफ बोर्ड पढ़ा बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पावर ऑफ बोर्ड, और उसमें लिखा हुआ है वो डिस्कशन सिर्फ कहाँ पे होंगे, बोर्ड मीटिंग। वो डिस्कशन कभी भी सर्कुलेशन से, तो इंटरनल ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा। और इवन आप कंपनी के एम्प्लॉय को भी क्या बना सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ये हमारा इंटरनल ऑडिटर हो गया, सेक्शन नंबर 138। जल्दी से बोलो 138 किसका था, इंटरनल ऑडिटर। 138 किसका था मेरे बच्चे, इंटरनल ऑडिटर का। किसका था मेरे बच्चे, इंटरनल ऑडिटर का। हाँ जी, अभी तक तो मना नहीं किया, हर कंपनी में जरूरी तो फिर सब में कंपनी एक्ट में ही आती है, एवरी कंपनी, वो भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जब तक स्पेसिफिक मना ना किया गया हो, स्पेसिफिक मना ना किया हो, मना तो किया ही नहीं, सारी कंपनियां आ गई इसके अंदर। हाँ जी आया, ये लिमिट का मतलब ही कंपलसरी है। प्रोड्यूसर कंपनी में लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, उसमें रखना ही पड़ेगा। डन मेरे बच्चे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ, अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। कौन सा ऑडिटर की बात करिए, स्टेचुअरी। स्टेचुअरी मतलब जिसको लॉ के बेसिस पे अपॉइंट करना कंपलसरी है। स्टेचुअरी का मतलब क्या होता है, जिनको लॉ के बेसिस पे अपॉइंट करना कंपलसरी है, इनको अपन को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लॉ के बेसिस पे इन लोगों को अपन को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लॉ ने बोल रखा है कि इनको अपॉइंट करो, ठीक है भाई, इनको अपॉइंट कर देते हैं अपन लोग। तो सुनना, ये स्टेचुअरी ऑडिटर होना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 1 से लेके सबसेक्शन नंबर 4 तक किसके बारे में बात करता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। किसके बारे में बात करता है, अरे किसके बारे में बात करता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 1, हर कंपनी में स्टेचुअरी ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। और जिस मीटिंग में करेंगे उस मीटिंग को क्या बोलेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग बोलेंगे, एजीएम। कौन सी मीटिंग बोलेंगे, एजीएम। तो सुनना, सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो दूसरी बार अपॉइंट हो रहा है। मतलब आई मीन टू से कंपनी बनी मतलब अभी अभी बनाई है कंपनी, अगर हमने अभी बनाई है न्यूली फॉर्म कंपनी, तो उसमें जो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे कौन सा ऑडिटर बोलेंगे, फर्स्ट। और फर्स्ट ऑडिटर का सबसेक्शन कौन सा है, 6। कौन सा है, और फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं मेरे बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करते हैं मेरे बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। कितने दिन में करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 30 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। बोर्ड मीटिंग में क्या पास करके, बीआर। फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाए तो कौन करेंगे, शेयर होल्डर, अगले 60 दिन। लेकिन अब एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी मीटिंग में होगा, ईजीएम। ईजीएम में कौन सा रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी। ध्यान रखना रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है, लेकिन स्पेशल बिजनेस कौन सा है, स्पेशल। स्पेशल बिजनेस है लेकिन रिजोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। और ये कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, फर्स्ट एजीएम। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा मेरे बच्चे, फर्स्ट एजीएम तक क्या रहेगा मेरे बच्चे, अपॉइंट रहेगा। बोलो आया। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे एजीएम में। ऑर्डिनरी बिजनेस, कौन सा बिजनेस है,
फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना कौन सा बिजनेस है? स्पेशल। लेकिन सब्सिक्वेंट को अपॉइंट करना कौन सा बिजनेस है मेरे बच्चे? ऑर्डिनरी। एजीएम में ओआर पास करके करेंगे और कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? छठी एजीएम तक। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? हमेशा जिस मीटिंग में अपॉइंट करेंगे उसको हमेशा कौन सी मीटिंग बोलेंगे? फर्स्ट। उसको हमेशा कौन सी मीटिंग बोलेंगे? और ये कब तक अपॉइंट रहेगा? छठी एजीएम। बीच में कितने साल हो गए? 5 साल। बीच में कितने साल हो गए? तो यानी कि इस तरह से कंपनी में ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है मेरे बच्चे? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल। काम अच्छा लगा, देर आफ्टर उसको छठी एजीएम तक फिर रखेंगे, यानी कि 5 साल के लिए क्या करेंगे? वापस से अपॉइंट। देखो समझो, हम लोगों ने उसको अपॉइंट किया, कौन सी एजीएम तक रहेगा? छठी। पहली से लेकर कब तक रहेगा? तो बीच में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी एजीएम। तो देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और इस तरह से वो बीच में कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5। चाहे वो कंपनी की 50वीं एजीएम हो, चाहे वो कंपनी की 25वीं एजीएम हो, हमेशा कौन सी एजीएम माननी है? फर्स्ट। जिसमें हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे या रीअपॉइंट करेंगे उसको हमेशा कौन सी मीटिंग मानेंगे? फर्स्ट। और कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा मेरे बच्चे? छठी एजीएम तक। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? इस तरह से उसकी काउंटिंग की जाती है। काम अच्छा लगा, उसको और रीअपॉइंट कर सकते हैं। कितने समय के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं? ठीक है, और आया समझ में? तो इस तरह से हम कंपनी में ऑडिटर को क्या करते हैं? अपॉइंट। कितने कितने साल के लिए? 5-5। जल्दी से बोलो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इंटरनल ऑडिटर। कौन सा सेक्शन था इंटरनल ऑडिटर का? कौन सा था? 138। कौन सी कंपनी में अपॉइंट करते हैं? लिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। लिस्टेड तो कोई लिमिट है ही नहीं। पब्लिक में टीपीएलटी 25, 50, 100, 200। फिर उसके बाद कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट में सिर्फ एल और टी देखना है। उसमें क्या देखना है? सिर्फ एल और टी देखना है मेरे बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए थे सबसेक्शन नंबर 1 पे। किस पे आए? सबसेक्शन नंबर 1 में क्या क्या देखा हमने? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? कौन सा ऑडिटर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन सी मीटिंग में अपॉइंट होगा? एजीएम। उस एजीएम को कौन सी एजीएम बोलेंगे? पहली। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? 6 एजीएम तक। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा मेरे बच्चे? 6 एजीएम तक के लिए क्या रहेगा? वो अपॉइंट रहेगा। बोलो, इतना समझ में आया? छठी एजीएम तक के लिए अपॉइंट रहेगा। सर फिर फर्स्ट ऑडिटर का सबसेक्शन 6, उसका सबसेक्शन कौन सा है? अब सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब लिस्टेड, पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़, लोन का अमाउंट कितना? 50। यहाँ प्राइवेट कंपनी जिसकी पेडअप कितनी? 50, लोन कितना मेरे बच्चे? 50। तो ये 5 कंपनियां हो गई। कितनी कंपनियां? पब्लिक में 2, प्राइवेट में 2, एक लिस्टेड। टोटल कितनी कंपनियां हो गई? 5। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑडिटर की क्या होती है? खुद की फॉर्म होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप होता है? तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को अपॉइंट किया है, सोल प्रोप्राइटर को अपॉइंट किया है, तो वो कितने समय के लिए अपॉइंट होगा? 1 टर्म के लिए। कितनी टर्म के लिए? 1 टर्म कितने साल की होती है? पीछे देखा, 1 टर्म कितने साल की होती है? और अगर पार्टनरशिप फॉर्म को ऑडिटर बनाया है तो कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? 2 टर्म। कितने टाइम के लिए? और 2 टर्म, 1 टर्म कितने साल की? 5। तो 2 टर्म कितने साल की हो गई? 10। तो इस तरह से वो कितने साल के लिए अपॉइंट होगा मेरे बच्चे? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? रिपीट कर रहा हूं, अगर बड़ी कंपनियां हैं तो बड़ी कंपनियों में इंडिविजुअल ऑडिटर कितने समय के लिए अपॉइंट होगा? 5 साल। और अगर फर्म होगी तो कितने साल के लिए अपॉइंट होगी? 10 साल के लिए। उसके बाद इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, सबसेक्शन नंबर 1 में पढ़ा कि हम कंटिन्यूसली उसको क्या कर सकते हैं? रीअपॉइंट। कब तक रीअपॉइंट करेंगे? जब तक हमारी इच्छा रहेगी। जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक के लिए उसको क्या करेंगे? हम रीअपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे? तब तक के लिए उसको रीअपॉइंट करेंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे? लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों में रीअपॉइंट, इनमें ये टर्म खत्म होने के बाद कितने साल का गैप आ जाएगा? 5। कितने साल का गैप आ जाएगा? जैसे इंडिविजुअल है, कितने साल के लिए अपॉइंट हुआ? 5। 5 के बाद कितने साल का गैप? 5। फिर 11वें साल में वापस, जैसे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, फिर 6ठे साल में बोलेंगे टाटा बाय बाय तुम जाओ, अब हम किसी और को ऑडिटर बनाएंगे। फिर 11वें साल में उसको वापस से अपॉइंट कर सकते हैं। 5 साल के गैप के बाद, जैसे उज्जवल को मैंने अपनी कंपनी में ऑडिटर बनाया, तो कितने साल के लिए बना सकता हूं मेरे बच्चे? 5। 5 साल के बाद इसको जाना ही पड़ेगा। फिर 5 साल के गैप के बाद यानी कि 11वें साल में वापस से इसको अपॉइंट कर सकता हूं। ठीक है, अगर ये फॉर्म हुई, क्या हुई मेरे बच्चे? फॉर्म कितने साल के लिए अपॉइंट होती है?
10 साल। फिर 10 साल के बाद कितने साल का गेप है, कितने साल का गेप है, 5 साल। फिर 16वें साल में वापस से अपॉइंट कर सकते हैं। बोलो आया क्या समझ। सब सेक्शन नंबर 3, क्या इंटरनल रोटेशन घुमा सकते हैं। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म जो मैंने अपने पास रखी थी, और उस पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे, दोनों सीए हैं, उज्जवल और हिमांशु। उज्जवल से अगर मान मैंने फर्म कितने साल के लिए अपॉइंट की होगी, 10। उज्जवल को 2 साल हो गए ऑडिटिंग करते करते, क्या 8 साल रिमेनिंग टाइम के लिए हिमांशु से करवा सकते हैं। हाँ, एक ही फर्म है ना, मैंने बताया एक फर्म है, फर्म में 2 पार्टनर है, उज्जवल और हिमांशु। कितने पार्टनर है, उज्जवल और हिमांशु। अब ये फर्म मेरी कंपनी में ऑडिट कर रही है 2 टर्म्स के लिए। कितने टर्म्स के लिए, यानी कितने साल। तो मान लो उज्जवल करता है, 2 साल हो गए उज्जवल को, क्या किसी और से दूसरे पार्टनर से करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम कितना रहेगा इसका, रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना, मतलब ध्यान रखना फर्म तो 10 साल के लिए। अगर इंटरनल रोटेशन घुमा रहे हो, क्या घुमा रहे हो आप लोग, तो आप इंटरनल रोटेशन घुमा सकते हो, इंटरनल रोटेशन घुमा सकते हो। बोलो आया क्या, अरे आया क्या। ठीक है, इंटरनल रोटेशन। लेकिन मान लो 3 पार्टनर होते, उज्जवल, हिमांशु और प्रिंस। अब उज्जवल ने 2 साल कर लिया, अब उज्जवल की जगह हिमांशु से करवाएं कि प्रिंस से करवाएं, ये कौन डिसाइड करे, ये सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है कि ऑडिटर का नाम हमेशा कौन देता है। ध्यान रखना, ऑडिट कमेटी। हमेशा ऑडिटर का नाम कौन देता है, हमेशा ऑडिटर का नाम कौन देता है, ऑडिट कमेटी किसको देता है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको देते हैं, फिर शेयर होल्डर कर देते हैं। लेकिन कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, तो नाम कौन देगा, किसको देंगे, बोलो आया। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी ने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हिमांशु से करवाना है, बीओडी ने बोला सीरियसली हिमांशु, सीरियसली हिमांशु से ही करना है। जैसे ऑडिट कमेटी ने किसका नाम दिया, हिमांशु का। किसको नाम दिया, बीओडी को। बीओडी को पसंद नहीं आया वो नाम, क्या बीओडी चेंज करने के लिए ऑडिट कमेटी को बोल सकता है कि नहीं प्रिंस से करवाओ। हाँ बोल सकता है, फिर बीओडी वही नाम शेयर होल्डर्स को दे देगा। बोलो आया, ठीक है। कितने सबसेक्शन हो गए, 4। कितने सबसेक्शन हो गए मेरे बच्चे, 4 सबसेक्शन हो गए। कितने सबसेक्शन हो गए, 4। जल्दी से 4 सबसेक्शन कौन कौन बताएगा मेरे बच्चे, जल्दी से बोलो 4 सबसेक्शन। 4 सबसेक्शन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। चार सबसेक्शन कौन बताएगा, मैं बोल देता हूँ। 138 पढ़ा, क्या था उसके अंदर, 139 में 4 सबसेक्शन, चारों के चारों सब्सीक्वेंट ऑडिटर। चारों के चारों सबसेक्शन किसके हैं, सब्सीक्वेंट ऑडिटर में पहला सबसेक्शन कितने साल के लिए अपॉइंट करेंगे, सबसेक्शन नंबर 2 बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, 5 या फिर 10। उसके बाद 5 साल का गेप, 5 साल का क्या होना चाहिए, गेप। सबसेक्शन नंबर 3, क्या इंटरनल रोटेशन घुमा सकते हैं शेयर होल्डर्स के बोलने पे, नाम कौन देगा, ऑडिट कमेटी किसको, बीओडी, बीओडी। ये सबसेक्शन नंबर 4 याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा, सभी को हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने आपके कितने शेयर्स ले रखे हैं, 51%। कितने ले रखे हैं, फर्स्ट ऑडिटर होगा, फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन कौन सा है, 139 सबसेक्शन नंबर 7। कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिन में, 60 दिनों में। कितने दिनों में, नहीं कर पाए तो कौन करेंगे, बीओडी। कितने दिन में, नहीं कर पाए तो कौन करेंगे, शेयर होल्डर। कितने दिन में, कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, फर्स्ट एजीएम तक। कब तक अपॉइंट रहेगा, बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में सबसेक्शन नंबर 5, 4 तक पढ़ के आए। 5 किसका है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। कितने दिन में, 180 डेज। समझ में आया, कब से 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, और कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, नेक्स्ट एजीएम। 5 साल मत लिख के आना इसमें, इसमें 5 साल लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो आया समझ, अरे आया। सबसेक्शन नंबर 7 तक पढ़ लिया, 1 से लेके 4 तक। जल्दी से बोलो 1 से लेके 4 तक क्या था,
1 से लेके 4 तक क्या था? अरे 1 से लेके 4 तक क्या था? चलो बोलो। 139, पहले 138 बोलो। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? 139 सबसेक्शन नंबर 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? फिर उसके बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? और भी कर सकते हैं। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक रीअपॉइंट कौन अपॉइंट करेंगे? ईओडी नहीं, शेयर होल्डर करते हैं। कौन करते हैं मेरे बच्चे? कौन सी मीटिंग में? कौन सी मीटिंग में करते हैं? ठीक है। 139 सबसेक्शन नंबर 2, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? इंडिविजुअल 5, फर्म होगी तो 10। उसके बाद 5 साल का क्या आ जाएगा? गेप। 5 साल का क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? गेप। सबसेक्शन नंबर 3 में इंटरनल रोटेशन घुमा सकते हैं क्या? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखे हैं, कैसे घुमाएंगे? नाम कौन बताएगा? ऑडिट कमेटी। तो सुनना मेरे बच्चे, ये 4 सबसेक्शन किसके हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, अदर देन। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसेक्शन नंबर 5 पढ़ा। क्या था 5 में? कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन सी कंपनी में? गवर्नमेंट। मतलब लॉ बनाने वाले ने पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनाया, फिर बनाते बनाते उसको याद आया, अरे शिट, फर्स्ट ऑडिटर तो छूट ही गया। फिर उसके बाद सबसेक्शन नंबर 6 में क्या बना दिया उसने? फर्स्ट ऑडिटर। 139 सबसेक्शन नंबर 7 में भी क्या बना दिया उसने? मतलब ऐसी भी गलतियां लो करता है। फर्स्ट ऑडिटर पहले कौन सी आता है? अदर देन, क्योंकि वो ज्यादा कंपनियां हैं। और फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में सबसेक्शन नंबर 7। अच्छा, कौन अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर? CNAG। कितने दिन में? नहीं कर पाए तो 30 दिन में, नहीं कर पाए तो 60 दिन में। शेयर होल्डर कब तक अपॉइंट रहेगा? फर्स्ट AGM तक। अभी कंपनी की पहली AGM आएगी तब तक। बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन मेरे बच्चे, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? नहीं कर पाए तो 60 दिन में कौन करेंगे? और कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? मतलब आप देखो, गवर्नमेंट कंपनी में 60 एक्स्ट्रा जुड़ गया, बाकी सब सेम था। बोलो आया क्या? अरे आया क्या? सबसेक्शन नंबर 8 कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है छोड़ के चला गया। छोड़ के? कौन छोड़ के गया? ऑडिटर छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया मेरे बच्चे? ऑडिटर छोड़ के चला गया बच्चा। कौन छोड़ के चला गया? ऑडिटर छोड़ के चला गया। पकड़ लेंगे? नहीं, उसकी जगह नया लाएंगे। जो छोड़ के जाए उसको नहीं पकड़ना, उसकी जगह हमेशा नया लाना। ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी, अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी है, कौन सी कंपनी में? तो उसको अपॉइंट भी किसने किया था? CNAG। तो पकड़, नया भी कौन पकड़ के लाएगा? कितने दिन में? 30। अगर CNAG को कोई मिला नहीं 30 दिन में, तो कौन पकड़ के लाएगा नया? कितने दिन में? 30। लेकिन पकड़ के लाना है 30 और 30, 60 दिन का वेट हो पाएगा? इससे ज्यादा इंतजार, इससे ज्यादा दिन का इंतजार? कोई छोड़ के चला जाए तो नया कितने दिन में? 30। नहीं कर पाए तो 30 दिन में फिर आना ही चाहिए। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में सिर्फ कौन पकड़ के लाएगा? BOD। CNAG का काम ही नहीं है ना। CNAG का काम सिर्फ कौन सी कंपनी में आता है? गवर्नमेंट। कौन सी कंपनी में आता है? गवर्नमेंट कंपनी में आता है। कौन सी कंपनी में आता है इनका काम? बोलो, इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर वो ऑडिटर रिजाइन देके गया था, रिजाइन मतलब अपनी इच्छा से गया, तो क्या तुमने उसको परेशान कर दिया था? जानबूझ के तुमने उसको बैठ के रिजाइन दिलवाया, उससे इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो रिजाइन देके चला गया? तो ये तो रीजन देखना पड़ेगा ना। तो भैया इस केस में BOD नया पकड़ के लाएंगे, लेकिन उस नए वाले की अप्रूवल हमको किससे लेनी है? कितने महीने में?
और यहाँ पे जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए क्या रहेगा, बोलो। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, करना पड़ेगा, पेनल्टी है बेटा उसके बाद, पेनल्टी 147 पहले ही बता दिया, आगे आएगी। डन मेरे बच्चे, अरे डन डन जल्दी से। 138 में क्या था, इंटरनल ऑडिटर। सबसेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक क्या था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कौन था मेरे बच्चे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अदर देन, तो गवर्नमेंट कंपनी का कौन सा है, देखो साथ साथ चलेगा, पहले अदर देन फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का कौन सा है मेरे बच्चे, 5। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर कौन सी कंपनी में, अदर देन कौन करेगा, 30-60, और गवर्नमेंट कंपनी में 60-30-60। बोलो आया क्या। और सबसेक्शन नंबर 8 में क्या है, कैजुअल वैकेंसी, मतलब अचानक से क्या हो गई, वैकेंसी अचानक से क्या हो गई, वैकेंसी अचानक से वो चला गया सामने वाला। बोलो आया, समझ में आया, अरे आया क्या, ठीक है। तो हमारा 139 भी क्या होता है, कंप्लीट। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 140। 140 में रिमूवल। अच्छा, ऑडिटर को रखना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। रिमूवल मतलब समय से पहले निकालना। ऑडिटर है, हलवा होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने इतनी मशक्कत के साथ अपनी डिग्री ली है सीए की, क्या तुम उसको ऐसे ही मुंह उठा के निकाल सकते हो क्या, नहीं। हमेशा ध्यान रखना, उसको कभी भी मुंह उठा के निकाल नहीं सकते। रिमूवल मतलब समय से पहले। जैसे मान लो आज उज्जवल को मैं निकाल दूं तो ये बोल सकता है फीस दिए सर, कोर्स करवाओ, फिर जाऊंगा, फिर लात भी खाऊंगा, इससे पहले आप मुझे निकाल नहीं सकते। तो रिमूवल का मतलब होता है समय से पहले निकालना। रिमूवल का मतलब क्या होता है, तो समय से पहले निकाल सकते हैं कि ऑडिटर को, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ में प्रोविजन है, फॉलो करके देख लो, हो जाए तो। पहले बोर्ड मीटिंग में क्या पास करेंगे, पीआर पास करने के 30 डेज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन भेजेंगे कि रीजनल डायरेक्टर, इस रीजन से मैं इसको निकालना चाहता हूं, क्या निकाल दूं, क्या इस ऑडिटर को निकाल दूं। एडीटी 2 में एप्लीकेशन, फिर ये ऑर्डर पास करेगा कितने दिन में, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा, कोई, क्या गवर्नमेंट के ऊपर तुम टाइम पीरियड मान दोगे, वो जब इच्छा होगी तब ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन जब से ऑर्डर पास किया उसके 60 दिनों में आपको क्या बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग, और क्या पास करना पड़ेगा, और कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, MGT 14। इस तरह से रिमूवल होगा। यहाँ पे अप्रूवल मिलना ही बहुत बड़ी बात है, ये बीच में आ गया। शेयर होल्डर तो दूर की चीज है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल। बोलो आया, अरे आया क्या, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2, क्या एक ऑडिटर अपनी इच्छा से रिजाइन दे सकता है। रिजाइन मतलब अच्छा चलता हूं, देखो रिमूवल मतलब कंपनी लात देख के भगा रही है, लेकिन वो सामने वाला आगे बढ़ के बोल रहा है अच्छा चलता हूं, हो गया मेरा। समय से पहले, समय से पहले खुद जाना चाहता है, समय से पहले खुद जाना चाहता है, समय से पहले खुद जाना चाहता है, तो क्या बोलेंगे, रिजाइन। और मैं लात दे के भगाऊंगा तो क्या बोलेंगे, रिमूवल। तो लात और खुद, समझ में आया, लात देंगे तो क्या बोलेंगे, रिमूवल। खुद अपनी इच्छा से बोल, मैंने उससे पहले बोल दिया लात खानी है कि खुद जा रहा है, तो हमेशा रिजाइन ही करेगा वो चीज। तो रिजाइन, सबसेक्शन नंबर 2, एक ऑडिटर रिजाइन देना चाहता है तो वो किसको बताएगा, कंपनी को, कि कंपनी अच्छा चलता हूं। दूसरा देख लेना, समझ में आया। तो इसका रिजाइन हो गया। रिजाइन होने के बाद इसको एडीटी 3 में रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि क्यों रिजाइन कर रहा है। वो 30 दिन में, गवर्नमेंट कंपनी होगी तो 3 जनों को बोलेगा, CNAG, कंपनी, ROC। और अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी तो किसको बोलेगा, कंपनी। और अगर आपने 30 दिन में ये रिपोर्ट बना के नहीं भेजी तो 50,000 रुपए पेनल्टी है, सबसेक्शन नंबर 3। या फिर जितना आपको उस कंपनी से फीस, ऑडिट फीस मिलने वाली थी वो, विच एवर इज लो। आया, अरे आया। सबसेक्शन नंबर 1 बोलो, रिमूवल। लात देके भगाना है तो बोर्ड मीटिंग में BR, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, जनरल मीटिंग में SR, 3 चीजें। बोर्ड मीटिंग और SR तो पता ही है तुम लोग को, बीच में क्या घुसा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसेक्शन नंबर 2, रिजाइन। रिजाइन एडीटी 3, 3 जनों के पास या 2 जनों के पास भेजना है, नहीं भेजा तो सबसेक्शन नंबर 3, कितनी पेनल्टी है, 50,000। कितनी पेनल्टी है, ये बरोबर यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है, किसी को फ्लो चार्ट समझ में नहीं आता हो तो ये अंग्रेजी बरोबर
लिखी हुई है जो एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बरोबर हर एक चीज की अंग्रेजी भी यूज है, देखो पढ़ के देख लो आप लोग। मेरे बच्चे, बच्चा, बच्चा आया? देखो ये बरोबर सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 4। अब कंपनी में हमारा ऑडिटर जा रहा है, हमारा कंपनी में ऑडिटर जा रहा है, उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा? नया। अरे उसकी जगह नया लाओगे कि नहीं लाओगे? अरे लाना ही, मैंने क्या बताया, कोई जा रहा हो तो उसकी जगह फिल करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। ठीक है, तो कैसे चाहिए, कैसे आएगा नया ऑडिटर? हलवा तो ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नखरे तो दिखाएगा आने में। तो भाई देखो नया कैसे पकड़ के लाएंगे? नया रखना है तो कौन बोलेंगे? मालिक लोग। ध्यान रखना, मालिक कौन होते? कंपनी के मेंबर। डायरेक्टर और ऑडिटर इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। रिमूवल शेयर होल्डर, इनको अपॉइंट भी वही करते हैं, रिमूव भी। मैं हमेशा फर्स्ट लेक्चर जब पहली बार कंपनी पढ़ाना चालू करता हूँ उस लेक्चर में बताता हूँ ये चीज कि डायरेक्टर हो चाहे ऑडिटर हो, अगर आपने डायरेक्टर पढ़ा हो उसमें भी अपॉइंटमेंट रिमूवल की प्रोसेस सेम है, इतू सी भी फर्क नहीं है उसके अंदर, क्योंकि दोनों का अपॉइंटमेंट एक ही बंदा करता है तो प्रोविजन भी दोनों में क्या लगेंगे? एक जैसे ही लगेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो देखो मेंबर, मेंबर स्पेशल नोटिस भेजेगा कंपनी के पास 14 दिन पहले। किससे पहले? मीटिंग से पहले। मीटिंग से कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। मीटिंग से कितने दिन पहले? 14 डेज बिफोर। मीटिंग से 14 डेज बिफोर मेंबर कंपनी के पास भेजेगा कि कंपनी इस ऑडिटर को हटाओ और इसकी जगह नया रखो। इसकी जगह वो रिटायरिंग वाला अपना मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे हटा रहे हो? ऐसा रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर कल को मान लो अपन को उज्जवल को भगा के नया लेके आना है तो उज्जवल को सुनवाई का मौका तो देना पड़ेगा। नहीं, ये बोलने का हक है कि सर मेरे को निकाल क्यों रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझ में ऐसी क्या कमी है काम में जो मुझे आप निकाल। सुनवाई का ये है नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा है ना आपने वो। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है क्या रिमूवल या किसी को हटा के नए को रखने में ऑडिटर में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है? बोलना हाँ, बिल्कुल फॉलो करते हैं। बोलो आया? तो कंपनी के पास भेज दिया। फिर कंपनी 7 दिन पहले, मीटिंग से कितने दिन पहले, ये स्पेशल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन किसके पास भेजेगी? सारे। फिर जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में अगर ओआर पास हो गया तो वो हट जाएगा, नया वाला अपॉइंट हो जाएगा। बोलो आया समझ? अरे आया, अरे आया। इसका एक और सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 5। देखो सबसेक्शन नंबर 1 में क्या था? लात की दो। अगर वो लात की नहीं खाना चाहता तो खुद की क्या देगा? रिजाइन। सबसेक्शन नंबर 2 रिजाइन देगा तो सबसेक्शन नंबर 3 में क्या है? पेनल्टी। कितने की पेनल्टी? 50,000। सबसेक्शन नंबर 4 में जो जा रहा है उसको जान दो, उसकी जगह नया आन दो। आया समझ में? तो उसकी प्रोसेस नया आन दो कौन बोलेगा? मेंबर बोलेगा कि इसको भगाओ, इसको लाओ। अच्छा, नए ऑडिटर का नाम तो वही ऑडिट कमेटी, बीओडी, बीओडी शेयर होल्डर, वो तो प्रोसेस दिमाग में बिठा देना, नाम कौन देगा, लेकिन बोलता कौन है? शेयर होल्डर। परेशानी शेयर होल्डर को, ये सब कुछ उससे बना के रखो। सबसेक्शन नंबर 5 एनसीएलटी के पास भी पावर है। अब कहीं की पावर है एनसीएलटी के पास? ध्यान से देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुगली करी है एनसीएलटी को। किसने चुगली की है? या फिर जिसके पेट में दर्द है, किसी के भी पेट में दर्द हो, कंसर्न पर्सन, जैसे मान लो हिमांशु ने मुझे चुगली करी उज्जवल की और मेरे को इतना गुस्सा है कि इसको लात की देने की इच्छा है अब, ठीक है, तो एनसीएलटी को चुगली तो करनी पड़ेगी यार, तभी तो उसके पास पावर दिखाएगा कि देख मेरे पास पावर है, हल्के में लेता है तू मुझे। तो एनसीएलटी को पहले चाबी तो भरो, चाबी भरोगे तभी तो गुस्सा आएगा सामने वाले को, तभी तो वो एक्शन पावर दिखाएगा अपनी। तो पावर ऑफ एनसीएलटी, तो पहले एनसीएलटी की चाबी बननी पड़ेगी। तो चाबी कौन बढ़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चुगली करेगा, चाबी मतलब चुगली, ठीक है। या कंसर्न जिसके पेट में दर्द है वो एनसीएलटी के पास जाएगा। या एनसीएलटी को अपने सूत्रों से पता चलता है, क्या पता चलता है? अपने सूत्रों से कि भैया ये ऑडिटर है,
इसने ऑडिट रिपोर्ट गलत बनाई है, पैसे खा के अच्छी सी रिपोर्ट बनाई है। इसने पैसे खा के अच्छी सी रिपोर्ट बनाई है, पैसे खा के। तो इसने पैसे खाए। अब जैसे हिमांशु को दिख गया इसने पैसे खाए तो उसके पेट में दर्द पड़ेगा ना। अरे दोनों साथ साथ ऑडिटिंग करने गए थे, ये बांट नहीं रहा उसको पैसे, तो ये चुगली करेगा एनसीएलटी को कि देखो इसने पैसे खा के, कंपनी का ये डिफॉल्ट था, वो डिफॉल्ट को डिस्क्लोज नहीं किया इसने। तो भैया किसके पास गए? एनसीएलटी के पास। या एनसीएलटी को अपने सूत्रों से पता चला तो एनसीएलटी 15 दिन में एग्जामिनेशन करेगा। 15 दिन में क्या करेगा? एग्जामाइन करेगा और क्या पास कर देगा? अरे क्या पास कर देगा? ऑर्डर किसको पास करेगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन भेजी तो ऑर्डर किसको पास करेगा? कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम कर, निकाल उसको वहां से, निकाल उसको वहां से और उसको 5 साल के लिए डिबार कर दो। डिबार मतलब प्रतिबंध लगा दो कि आज के बाद कहीं पे वो ऑडिट करने लायक ना रहे, 5 साल तक कहीं ऑडिट नहीं कर सकता। और 447 की क्या लगा दो उसके ऊपर? पेनल्टी लगा दो। चलो जल्दी से निहारिका बताएगी। पढ़ो बेटा, सेक्शन नंबर 138 में क्या था? बाकी सब मन में रिवाइज करते रहे, किसी का भी नंबर लगेगा। इंटरनल ऑडिटर में डीपीएलटी देखते हैं 25, 50, 100, 200, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या देखते हैं? एलओटी देखते हैं। 139 सबसेक्शन नंबर 1 से सबसेक्शन नंबर 4 क्या था? 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करेंगे। 2 में क्या था? बड़ी कंपनियों में 5 साल का गेप आ जाएगा। ठीक है। इंटरनल रोटेशन सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 में ऑडिट कमेटी बीओडी को नाम बताए। ये हो गया 1 से लेके 4 तक। किसके बारे में है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन। चलो शांति से, सबसेक्शन नंबर 5 गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर। पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर, लो बनाने वाले ने पहले क्या बनाया, फिर बाद में अचानक याद आया अरे शिट फर्स्ट ऑडिटर तो बनाया ही नहीं, फिर बाद में बनाया। बनाने वाले की गलती है, अब क्या करूं? पहले हमेशा फर्स्ट ऑडिटर आना चाहिए। ठीक है, कुछ हो जाता है, ज्यादा हो जाती है शाम के समय। चलो नेक्स्ट, सबसेक्शन नंबर 6 फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ कौन सी कंपनियों की? तुक्का भी लगा सकते हैं। पहले कौन सी आ रही है? अदर देन। फिर सबसेक्शन नंबर 7 में कौन सा होगा? फर्स्ट ऑडिटर। और चलो अपॉइंट कर लिया, अब अपॉइंट कर लिया तो बक जाएगा खुद, रिजाइन दे देगा, मर जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, अचानक से वैकेंसी हो गई तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी हो गई, क्या हो गई मेरे बच्चे? कैजुअल वैकेंसी हो गई। तो कैजुअल वैकेंसी यस, गवर्नमेंट कंपनी में कौन फिल करेगा? गवर्नमेंट कंपनी में किसका राज है? C&AG। कितने दिन में फिल करेगा? 30। नहीं कर पाए तो अगले 30 में कौन करेगा? बीओडी। समझ में आया? फिर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो ड्यू टू रिजाइन होगा तो बीओडी 30 दिन और 3 महीने में किसकी अप्रूवल? शेयर होल्डर। और अगर अदर देन रिजाइन है तो सिर्फ बीओडी। वो कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? फिर नेक्स्ट एजीएम में हम अपॉइंट कर ही लेंगे 5 साल के लिए। सबसेक्शन नंबर 1 बोलो आया क्या? ठीक है, फिर ये हो गया 8 तक। अब मुझे बताओ इसके बाद ये समझ में आ गया? सबसेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक क्या था? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या था मेरे बच्चे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलना मेरे बच्चे क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फिर 6 में क्या था? फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। 7 में तो आप तो ऐसे मानो 1 से लेके 4 तक एक स्लॉट हो जाएगा, फिर 5, फिर 6 और 7 में फर्स्ट ऑडिटर, और 8 में क्या है? कैजुअल वैकेंसी। फिर 140 का स्लॉट पड़ा था, 140 सबसेक्शन नंबर 1 में लात दो, लात नहीं खाया तो रिजाइन दिलवाओ, पकाना है अपन को तो रिजाइन दिलवाओ। रिजाइन देने में दिक्कत करी तो उसने 50,000 पेनल्टी ठोक दो। सबसेक्शन नंबर 3, 4 उसको भगा के नए को ले आओ, सुने चाहिए ही सही। और सबसेक्शन नंबर 5 एनसीएलटी भी लात की दे सकता है, लेकिन उसको चुगली किसने करी हो? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाबी भरी हो किसी ने, किसने चाबी कौन भरेगा मेरे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट या हिमांशु जिसके पेट में दर्द है? यानी मेरे बच्चे बरोबर चल रहा है, चलने दोस्तों। नेक्स्ट 141 सेक्शन नंबर 141 जिसमें हम लोग क्वालिफिकेशन और किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 1 और 2 में क्या है? क्वालिफिकेशन किसको बना सकते हैं? इंडिविजुअल जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो, क्योंकि सीएस की भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, जहां पे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कौन होंगे, उसी फॉर्म को ऑडिट फॉर्म बना सकते हैं, या एलएलपी, इसको, ठीक है। अब एलएलपी हो या फर्म हो, ये तो खुद जाएंगे नहीं ऑडिट करने, इनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर जाएगा, जो कौन होगा, चार्टर्ड, वो वहां पे जाके ऑडिट करेगा और उसी फॉर्म के बिहाफ पे क्या करेगा, वो साइन कर देगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। तो सबसेक्शन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट। 3 में है डिस्क्वालिफिकेशन। 3 में क्या है, फर्म। ये तुम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा, एक पार्टनर के काम के लिए पूरी फर्म लायबल होती है। सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन नंबर 26 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के। चलो छोड़ो वो तो। डन मेरे बच्चे? अरे डन 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 डन। सबसेक्शन नंबर 1 और 2 में क्या थी, क्वालिफिकेशन। तो डिसक्वालिफिकेशन कौन से सेक्शन में है, सबसेक्शन नंबर 3। बुक निकाल लो सब बच्चे, और उसमें डिसक्वालिफिकेशन निकालो बुक में से। बुक में डिसक्वालिफिकेशन निकाली जाए जल्दी से। निकालिए सबने, 2 मिनट पानी पी लूं। चलो देखिए सबसेक्शन नंबर 3। अब सबसेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट। क्या लिखा हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर डिसक्वालिफाइड कब होगा, कब होगा, जब वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। जब वो क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन वो बन सकती है, वो एक्सेप्शन है। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकती, लेकिन एलएलपी बन सकती है, ऊपर पड़ गया सबसेक्शन नंबर 1 2। या कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय को भी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर भी उनको अपॉइंट। ऑफिसर्स मतलब, ऑफिसर्स का मतलब होता है डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी। समझ में आया? तो किस किस को ऑडिटर नहीं बना सकते हैं, निहारी का ध्यान देना। पहला कौन है मेरे बच्चे, बॉडी कोऑपरेट। किसको नहीं बना सकते,
बॉडी कोऑपरेट। दूसरा, कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय को भी, यानी कि कंपनी के ही ऑफिसर एम्प्लॉय को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। इवन उस ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर को, ऑफिसर एम्प्लॉय के, आप समझो मिस्टर ए कंपनी का मैनेजर है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या उस कंपनी का ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं। लेकिन इसकी एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, उसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए को तो आपने मना कर दिया, ए को तो आपने, क्या बी को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या ए के पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। उस ध्यान रखना, ऑडिटर किसको बना सकते हैं? जिसका कंपनी के साथ कोई इंटरेस्ट ना हो। तो उस ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर को, देखो समझो कैसे याद करेंगे, ए बी सी, ना अ बॉडी कोऑपरेट, ए बी सी, अरे ए फॉर ए बी सी, तुम लोग क्या सोच रहे हो? ए फॉर ए बी सी, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय, अरे बदमाश है ना, बदमाशी कर रहा है, ठीक है, बदमाशी कर रहा है, फिर बना भी रहा है, बना रहा है ना सी, तो इसके पार्टनर को भी बना। देखो समझो, ए फॉर एबीसी, ए फॉर बॉडी कोऑपरेट, अ बॉडी कॉर्पोरेट, बी मतलब बदमाश एम्प्लॉय और सी मतलब वो बदमाश एम्प्लॉय बना रहा है। समझ, कुछ भी बना रहा, मतलब अपना पार्टनर। जब मना कर दिया भाई तेरे भाई बंधु को मत लेके आना, तू अपना पार्टनर उड़ा के ले आया, उसको भी बना। फिर डी मतलब डिफॉल्ट, डी मतलब तुमने काहे का डिफॉल्ट किया है? एसआईजी का, इसका एसआईजी, एस मतलब सिक्योरिटी ले रखी है, शेयर्स। अगर तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स हैं, चाहे 2 रुपए के शेयर हो, 1000 के शेयर हो, कितने की भी हो, तुम उस कंपनी में ऑडिटर के रूप में अपॉइंट। अगर किसी व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर्स हैं तो वो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट। तुम्हारे पास नहीं है, रिलेटिव के पास है, तो रिलेटिव के पास 1 लाख रुपए तक चलेगा। कहां तक चलेगा? वो भी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, कहां तक? फेस वैल्यू चलेगी, ठीक है। दूसरा, इन डेप्ट टू द कंपनी। इन डेप्ट टू द कंपनी का मतलब क्या होता है? बच्चा समझता है कर्जा दे रखा है, नहीं, कर्जा तुमने कंपनी से लोन लिया है, और लोन कितने का? 5 लाख से ज्यादा। देखो पढ़ के देखो बुक में, ज्यादा है कि उतना भी हो तो डिस्क्वालीफाइड हो। एक्सेस होने पे डिस्क्वालीफाइड। 5 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है। कितने का लोन ले रखा है? 5 लाख रुपए तक का। कितने का? तो आप उस कंपनी में बन सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का है तो नहीं बन सकते। समझ में आया? ठीक है। उसकी सब्सिडरी एसोसिएट से लिया है, वो भी आएगा इसमें, देखो एक बार बुक में। हाँ, फिर अगर तुमने लोन नहीं लिया, लोन किसी और ने लिया है, तुम्हारे दोस्त ने, तुमने कंपनी को क्या दिए? गारंटी। गारंटी कितने से ज्यादा की, तो आप उस कंपनी में ऑडिटर के रूप में अपॉइंट। अगर SIG लग जाता है, एस में क्या आएगा? देखो 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख 5 लाख। सिक्योरिटी कितने की ले रखी रिलेटिव ने? तुम्हारे पास तो 1 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव के पास कितनी चलेगी? या तुमने या तुम्हारे रिलेटिव ने लोन ले रखा है कितने ज्यादा का? 5 लाख से ज्यादा का, ठीक है, और गारंटी दे रखी है। अगर इस लिमिट तक हुआ तो बन सकते हो, लिमिट से ज्यादा हुआ तो ठीक है। ई मतलब रिलेशन, रिलेशन का RE का ई ले लिया, यानी कि तुम्हारा कंपनी के साथ क्या है? बिजनेस रिलेशन। क्या है तुम्हारा कंपनी के साथ? एक बार सोच के देखो, तुम कंपनी के ऑडिटर बन गए, ऑडिटर बनने के बाद फीस मिलेगी तो तुम्हारा क्लाइंट बन गया ना, तो बिजनेस रिलेशनशिप तो आ गया। अगर तुम कंपनी के कस्टमर सप्लायर हो तो कंपनी के ऑडिटर बन। फिर ये यही डाउट आता है कि तुम CA बन गए, तुम उस कंपनी के ऑडिटर बन गए, और पहले साल तुम्हें कंपनी से ऑडिट फीस मिली, तो सेकंड ईयर से बोला जाएगा तुम्हारा बिजनेस रिलेशनशिप है। तो लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस रिलेशनशिप प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तुम, तो उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। या फिर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ पे खरीदते हो, जैसे आप रिलायंस कंपनी में जाते हो, तो अगर आपके पास रिलायंस कंपनी की जियो की सिम है, तो क्या रिलायंस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते? पार्ले जी कंपनी में ऑडिट करने जाओगे तो पार्ले जी बिस्किट नहीं खाओगे? खाओगे तो डिस्क्वालीफाइड हो गए। बिजनेस रिलेशनशिप तो ये बोल रहा है, अगर आपने खरीद के खाए हैं, आर्म लेंथ का मतलब होता है मार्केट प्राइस
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी जिस चीज का क्या करती है, धंधा। पार्ले जी वाली कंपनी बिस्किट्स बेचती है, आपने पैसों में खरीद के बिस्किट खाए तो भी आप ऑडिटर बन। इसको बिजनेस रिलेशनशिप, देखो आप सोच के देखो, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब तुम कंपनी के कस्टमर हो, सप्लायर हो, ऐसा रिलेशनशिप है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर बन। लेकिन बन सकते हो यदि आपने कंपनी का धंधे की चीज ली है और मार्केट प्राइस पे ली है, या तुम सीए हो। क्या कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स बन सकते हैं क्या ऑडिटर? देखो डायरेक्टर तो बन नहीं सकता रिलेटिव। क्या डायरेक्टर का रिलेटिव, एफ मतलब फैमिली, फैमिली मेंबर बन सकते हैं क्या? नहीं। जी ग्रेटर देन, एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनियों की ऑडिटिंग कर सकता है? 20। एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनियों की ऑडिट कर सकता है? वहां पे अंडरलाइन कर लेना बुक में, 20 की कैलकुलेशन में किस किस को शामिल नहीं करेंगे? ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, और कौन सी कंपनी है, स्टार्टअप भी है क्या? प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम हो। आया? इन कंपनियों को 100 करोड़ तक हो कि 100 करोड़ से कम हो? लेस देना, यानी कि 100 करोड़ हो तो काउंट करेंगे, राइट? ये चीजें याद रखा करो। तो सुनना, एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनियों की ऑडिट कर सकता है? एक पर्सन, एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनियों की ऑडिटिंग कर सकता है? लेकिन 20 की कैलकुलेशन में किस किस को शामिल नहीं करेंगे? किस किस को शामिल नहीं करेंगे? किस किस को? ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? बोलो आया क्या? 100 करोड़ या उससे, 100 करोड़ या उससे कम हो, 100 करोड़ या उससे, ठीक है? नहीं 100 करोड़ से कम हो, 100 करोड़ हो तो काउंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैंने बोला एक ऑडिटर के साथ। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 ऑडिटर है, तो उस फर्म की लिमिट हो गई 60। एक ऑडिटर की लिमिट कितनी? एक फर्म में 3 पार्टनर, तो एक पार्टनर की 20, तो 3 पार्टनर की, तो एक फर्म की कितनी हो गई? अगर उस फर्म में 4 पार्टनर हुए तो फर्म की कितनी हो गई? उस फर्म में 5 पार्टनर हुए तो फर्म की लिमिट कितनी हो गई? याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बोलो आया? चलो लाइन से देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा, ए बी सी, ए पॉइंट बॉडी कोऑपरेट, बी बदमाश, सी बना रहा है, डी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में एसआईजी, ठीक है? एस मतलब सिक्योरिटी, आई मतलब इनडेप्थ, जी मतलब गारंटी, 1 5 1 लाख 5 लाख, ई बिजनेस रिलेशनशिप, एफ फैमिली मेंबर, जी ग्रेटर देन, ठीक है? एच, अब एच में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ बुक में से, क्या ये 10 साल? क्या लिखा हुआ है 10 साल? गो टू हेल। एच मतलब नरक, और अपना कलयुग में नरक क्या है? जेल। अगर आपने जेल की हवा खाई है, जेल की हवा है देखो उसमें, तो एच में क्या है? जेल है कि नहीं है? जेल की हवा कितनी? तो भैया मतलब जेल से निकलने के बाद भी 10 साल तक आप जेल के समान ही माने जाओगे, डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद, ठीक है? और आई, आई मतलब मैं खुद ध्यान रखूंगा, मैं कौन? ऑडिटर। आई मतलब कि मैं 144 का नॉन कंप्लायंस नहीं करूं। 144 क्या है? पेज पलटा के देख लो, 3 4 पेज पलटा के आपको 144 मिल जाएगा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, टिक कर लो उस पे। सेक्शन नंबर 144, आगे आगे की तरफ जाना, 144 मिल जाएगा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज के नाम से आएगा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। आगे तो नहीं है, पीछे ही जाना पड़ेगा फिर। ये रहा पीछे, जस्ट पीछे ही था। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, उसमें देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है। सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही। एक जो ऑडिटर होता है ना, बहुत टैलेंटेड होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे ही अंगारों पे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, तो मेरे बच्चे, उसको सब काम आते हैं, मल्टी टैलेंटेड। तो उसको बोल देंगे सुन भाई, ऑडिट करने आया है, ऑडिट पे ध्यान दे, दूसरे काम में टांग। जैसे अपना उज्जवल है, मल्टी टैलेंटेड,
तो इसको जिस काम के लिए रखा गया भाई वही काम कर, पढ़ाई करने आया है पढ़ाई कर, दूसरे काम में टांग अड़ाएगा टांग तोड़ देंगे, डिस्क्वालीफाइड। हमको पता है तेरे को सब आता है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, चाहे ऑडिटर को वो काम आता है, बुक कीपिंग लिखा हुआ है, अकाउंट्स मेंटेन करना, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं बन सकता, ये देख लो उसमें लाइन लिखी हुई है। एक्चुअरी सर्विस, एक्चुअरी सर्विस वैल्यूएशन करने वाला है ना, फाइनेंशियल डिजाइनिंग करने वाला। तो भैया ऑडिटर, तू सिर्फ ऑडिटर का ऑडिटिंग करने आया तो ऑडिटिंग कर, इन कामों में टांग। एक ऑडिटर ये काम कंपनी में कर, ऑडिटिंग के साथ साथ ये वाले काम। आई मतलब मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा कि मैं सिर्फ ऑडिटिंग करूंगा, ऑडिटिंग के अलावा मतलब मैं गीता पे रख के हाथ कसम खाता हूं कि मैं ऑडिटिंग करूंगा, ऑडिटिंग के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूँ, कुछ कर दिया ना तो ये मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मैं टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ। बोलो आया? ठीक है उज्जवल, ठीक है। तो जल्दी से 141 हमने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जल्दी से। सबसेक्शन नंबर 1 और 2 में क्या था? एलिजिबिलिटी किसको बना सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिविजुअल फर्म और एलएलपी। सबसेक्शन नंबर 3 में क्या पढ़ा मेरे बच्चे? डिस्क्वालिफिकेशन, जल्दी से बोलो। ए, अरे ए में बीसी है ना, बॉडी कोऑपरेट, और बी में क्या है? बदमाश है, सी में बना रहा है वो बदमाश, और डी में डिफॉल्ट है एसआईजी का 1 लाख 5 लाख 1 लाख। ई में बिजनेस रिलेशनशिप है तुम्हारा कंपनी के साथ, संबंध है तुम्हारे कंपनी के साथ बिजनेस वाला, तो भैया तुम फिर बन, जिसके साथ संबंध है उसको बना ही नहीं सकते, समझ में आया? असंबंध वाले को बनाना है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति को, ठीक है। और एफ मतलब फैमिली मेंबर, कंपनी का कोई फैमिली मेंबर है उसको भी ऑडिटर बना। ग्रेटर देन, तुम पहले से 20 का कर रहे हो, 20 से ज्यादा का को तुम कर, लिमिट है मैक्सिमम कितनी? 20। एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनियों की ऑडिटिंग कर सकता है? 20। और एच क्या है मेरे बच्चे? एच क्या है मेरे बच्चे? हेल। आप जेल की हवा खा के आए हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको अपॉइंट करने से पहले। बोलो आया मेरे बच्चे समझ? और आई मतलब मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा कि मैं 144 का नॉन कंप्लाइंस ना करूं, मैं दूसरे कामों में टांग, मेरी इच्छा होगी उसको देखने की लेकिन मैं उस काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, मैं जो काम करने आया हूं सिर्फ वही काम करूंगा, उसी पे फोकस करूंगा। अगर कहीं और ध्यान दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालीफाइड। मतलब वो घोड़े की तरह वो लगानी पड़ेगी ताकि आसपास ना देखो, बस सीधा देखो। है समझ में आया? अरे आया। लेकिन तुमने ऊपर वाले कोई भी एक कांड कर दिया, सबसेक्शन नंबर 4, ये मत बोलना तुम्हारा ऑफिस वेकेट हो जाएगा, वेकेट होगा सबसेक्शन नंबर 4 के बेसिस, 3 में वेकेट नहीं होगा। 4 बोलता है कि अगर ऊपर वाली डिस्क्वालिफिकेशन लग गई तो तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट। और वेकेट होने के बाद इसको क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी। और कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल करते हैं? सबसेक्शन नंबर 8। खतरनाक। बोलो आया? अरे आया? एक बार वापस। 138 इंटरनल ऑडिट, 139 ऑडिटर। सबसेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक क्या था? सब्सिक्वेंट कौन सी कंपनी का? सबसेक्शन नंबर 5 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन सी कंपनी में? गवर्नमेंट। 6 में फर्स्ट ऑडिटर, और 7 में फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में, 8 में कैजुअल वैकेंसी। ये हो गया 139। 140 पे आ जाओ। 140 में तो अपन को क्या करना है? लात की दो 1, नहीं खाए तो 2 रिजाइन दिलवाओ, उसमें कोई दिक्कत करे 3 में 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा दो। 4 जाने वाले को जान दो, उसकी जगह नया वाला आन दो। और 5 एनसीएलटी के पास पावर, और एनसीएलटी के पास पावर चाबी बढ़नी पड़ेगी। क्या बढ़नी पड़ेगी? चाबी। ठीक है। फिर 140 हो गया। 141 में क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन सबसेक्शन नंबर 1 और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसेक्शन नंबर 3 में डिस्क्वालिफिकेशन, और 4 में क्या था? डिस्क्वालीफाइड हो गया तो उसका ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट। बोलो यहां तक आया? अब थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं अपन। लो पढ़ो ये क्वेश्चन। पढ़ा आप लोगों ने? बेटा इसको थोड़ा सा सीरियसली देखो, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वहां पे एग्जाम टाइम पे आप किसी से बात नहीं कर पाओगे जैसे यहाँ पे कर पाते हो। इस बात को समझिए, उस चीज को आप
वहां पे आपको बात करने के लिए कोई नहीं मिलने वाला है। मिस्टर धीरज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज लायबल इन डेप्ट टू द पब्लिक कंपनी। कर्जा ले रखा है कंपनी से। धीरज ने इस कंपनी से कर्जा ले रखा है कितने का? 2 लाख। और 3 लाख का कर्जा ले रखा है अपोलो हॉस्पिटल से। कहाँ से ले रखा है? अपोलो हॉस्पिटल से ले रखा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेरेंट मिसेस रिया, वाइफ ऑफ धीरज। यानी कि रिया ने भी एएसएल लिमिटेड से लोन लिया है 3 लाख का, जो वॉइस की क्या है? सब्सिडरी। इसकी सब्सिडरी है, वॉइस की सब्सिडरी है। कितने का लोन लिया है? और उसके रिलेटिव, वाइफ रिलेटिव में आती है, ठीक है। और धीरज वॉइस लिमिटेड में क्या बनने वाला है? ऑडिटर। क्या ऑडिटर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसने उसी कंपनी से या उसकी सब्सिडरी से कितने का लोन ले रखा हो? 5 लाख से ज्यादा का, यहाँ तो 5 लाख ही हो रहा है। ये अपोलो हॉस्पिटल देखना ही नहीं है क्या? अपोलो हॉस्पिटल वॉइस लिमिटेड की सब्सिडरी होल्डिंग है क्या? ये है इसकी सब्सिडरी। तो ये लिमिट देखेंगे और ये लिमिट देखेंगे, तीनों दो कितना हो गया? 5। क्या 5 से ज्यादा हुआ क्या? 5 तक हो तो बन सकते हैं ना, देख लो आप, 5 तक हो तो बन सकते हैं ना, 5 तक हो तो बन सकते हैं ना। इसको तो देखना ही नहीं ना। या धीरज तो 10 कंपनियों से उधार ले, ये अपोलो में थोड़ा ना बन रहा है, किस में बन रहा है मेरे बच्चे? तो वॉइस क्या देखेंगे और वॉइस की सब्सिडरी देखेंगे, कितना हो रहा है? 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 से ज्यादा, 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो नहीं बन पाएगा। बोलो आया? और दूसरा लॉजिक बताऊं, ऊपर ही ऊपर उसमें पढ़ना, डिस्क्वालिफिकेशन में और लगा हुआ है, उसने खुद ने ले रखा हो या उसके कितने से ज्यादा का? 5 लाख। एग्रीगेट कहीं लिखा हुआ है क्या? फिर तो सीधा सीधा आंसर आ गया। और देख लिया तुम लोगों तो फिर सीधा सीधा ही आंसर आ गया। एक ही नहीं, फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन प्रोविजन में वो हिमसेल्फ या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर। एम आई राइट? कौन सा सेक्शन है? 141 सबसेक्शन नंबर 1। क्लोज नंबर याद कर लो बराबर, डी। अरे ए बी सी डी, डी डिफॉल्ट, एस आई जी। अरे आया क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए कौन आंसर दे रहा है। पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 1 वाला। ये 1 वाला आंसर पढ़ो जल्दी से। बोलो। मिस्टर प्रकाश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर आकाश, जो प्रकाश का कौन है? रिलेटिव है, इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू 70,000। कितने रुपए की फेस वैल्यू? मेरे पास तो 1 भी रुपए का नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे पास, लेकिन मेरे रिश्तेदार के पास है, कितने रुपए के बन सकते हैं, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो? 1,10,000। मेरे को हमेशा क्या देखनी है? फेस वैल्यू की मार्केट। 1 लाख रुपए तक की है तो बन सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा होता तो मिस्टर रमेश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन डेप्ट टू द कंपनी, कंपनी का कर्जदार, कितने रुपए से? नहीं बन सकता। 5 लाख से ज्यादा हो तो मिसेस
KVJ स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार की बीवी, मिस्टर कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टोर कीपर है, मतलब हस्बैंड बनना चाहता है चार्टर्ड वो ऑडिटर, लेकिन उसकी बीवी पहले से वहां काम करती है। क्या काम करती है? स्टोर कीपर, स्टोर को संभालती है। एम्प्लॉय, क्या उसका हस्बैंड ऑडिटर बन सकता है? क्या उसका हस्बैंड बन सकता है? देखो, पढ़ के देखो। डायरेक्टर का फैमिली, एम्प्लॉय का रिलेटिव है वो। अरे डायरेक्टर का रिलेटिव मना कर रखा है, देख लो, पढ़ो एफ वाला पॉइंट, फैमिली, फैमिली। किसका रिलेटिव? क्या डायरेक्टर है, क्या स्टोर कीपर, क्या है? तो ये लो की गलती है। एम्प्लॉय के रिश्तेदार को, सर वो बी वाला पॉइंट बदमाश, अरे सर बी वाला पॉइंट बदमाश, उसमें तो है एम्प्लॉय। अरे एम्प्लॉय है, रिलेटिव तो ना उसके अंदर, उसकी बीवी को नहीं बना सकते, उसके हस्बैंड को तो, उसमें रिलेटिव कहाँ है? बी वाले पॉइंट में बदमाश में रिलेटिव नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे डायरेक्टर है, तो ये डायरेक्टर नहीं है। समझे क्या? यानी कि बन सकता है। अरे आया क्या? एम्प्लॉय के रिश्तेदार को ऑडिटर बना सकते हैं, डायरेक्टर के रिश्तेदार को बना नहीं सकते। बोलो, इतना समझ में आया? अरे इतना आया? चलो फटाफट से ये क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। हो गया? बताओ क्या होगा इसके अंदर, बोलो क्या होगा इसके अंदर। रिमूव करना है तो रिमूवल की प्रोसेस लिखती है बोर्ड मीटिंग में, BR, सेंटर गवर्नमेंट और स्पेशल रिजोल्यूशन। चलो ये बताओ। बोलो। वेकेट करना है कि नहीं करना? क्यों? समझो कौन सा पॉइंट लग रहा है। ऑफिसर का पार्टनर आ गया। देखो, ये भाई साहब फाइनेंस एग्जीक्यूटिव कौन है मेरे बच्चे? ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय? ऑफिसर या फिर, तो साफ लग रहा है कि एम्प्लॉय तो है। और ये क्या बन जाता है? उस ऑडिटर का पार्टनर बन जाता है। ऑडिटर अपॉइंटेड है। देखो, मेरे को कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया, उस समय वो मेरा पार्टनर नहीं था, मैं बन गया, अपॉइंट हो गया, लेकिन बाद में कंपनी का एम्प्लॉय मेरी फर्म का क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कौन सा पॉइंट लग गया? सी वाला। अरे कौन सा लग गया? तो सबसेक्शन नंबर 4 के बेसिस पे मुझे ऑफिस वेकेट करना। सबसेक्शन नंबर 4 कब लगेगा? अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालिफिकेशन लग गई तो आपको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा। सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है अपॉइंटमेंट से पहले चेक कर लो कि ये है तो नहीं। और सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है अपॉइंटमेंट हो गया है, फिर बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आती है ऊपर वाली, अपॉइंटमेंट के बाद, तो तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट।
बोलो भाई। सी ने जी 60-30 और केजो लेकिन सी हो जाए तो बीओडी फिल करेंगे, और रिजाइन दिया हो तो 3 महीने में किससे किसकी अप्रूवल, किसकी अप्रूवल बोलो आया। चलो आगे का पढ़ते हैं। अब आ गया समझ में। एक छोटा सा रीकेप ले लेते हैं। 138 किसका था, डीपीएलटी। 139 सबसेक्शन नंबर 1 से लेके सबसेक्शन नंबर 4 तक क्या था, कितने साल के लिए अपॉइंट होगा, कौन सी मीटिंग में अपॉइंट होगा, एजीएम में। कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, ओआर। ठीक है, और उसके बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं, हाँ। कितने समय तक रीअपॉइंट, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन बड़ी कंपनियां होगी तो इंडिविजुअल 5, फर्म होगी तो फिर उसके बाद कितने का गेप, 5 साल। ठीक है, ये हो गया। सबसेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन, तो सबसेक्शन नंबर 5 किसका था, गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट। सबसेक्शन नंबर 6 किसका था, किसका था, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन। और 7 में क्या था, और 8 में क्या था, केजुअल एजेंसी। 140 सबसेक्शन नंबर 1 लात की दो, 2 में लात की ना खाए तो रिजाइन दिलवाओ, 3 में 50,000 रुपए ले लो उससे, 4 में बेच के नया, और 5 में एनसीएलटी की पावर चाबी बढ़नी है। सबसेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन नंबर 1 और 2 क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और सबसेक्शन नंबर 3 में डिस्क्वालिफिकेशन ए से लेके आई तक सब याद है। ए में बॉडी कोऑपरेट, बी में ऑफिसर एम्प्लॉय, सी में ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर, डी में डिफॉल्ट एसआईजी। फिर डी के बाद क्या आता है, ई मतलब बिजनेस रिलेशन, ई का मतलब एफ फैमिली डायरेक्टर की, लेकिन फिर जी मतलब ग्रेटर देन, फिर उसके बाद एच नरक, फिर आई 144। ठीक है, अजब हो गया। तो सबसेक्शन नंबर 4 में डिस्प्ले 142 रेमुनरेशन पैसा। एक मिनट रुकना, चलो। तो रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब उनकी सैलरी वगैरह। तो सैलरी ध्यान रखना, अरे एक बार सोचो, सुनो जाओ, मैं बोलूं, ए बच्चे ध्यान दे। मान लो तुम में से कोई समझदार, मान लो विधान, वही एक ही है, विधान चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम्पल, ये आया मेरे पास, सुनना जवाब क्या होगा तुम लोग सोच के बताना। ये आया मेरे पास, ऑडिटर, मैंने बोला डन, सर कितने दोगे, काम तो चालू कर, बताता हूं ना, बता दूंगा, काम तो कर।
क्या वो काम करेगा? कि पहले सैलरी बतानी पड़ेगी, पैसे बताने पड़ेंगे, ऑडिट फीस। उसके बिना मतलब देखो, बिना पेट्रोल डाले क्या गाड़ी चलती है क्या? एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल अंगारों पे चलने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, क्या तुम उसको चला सकते हो? वो तुम्हें चला देगा? अरे सही है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जिस टेबल पे बैठ के अपॉइंटमेंट पक्का हुआ है उस अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी भी लिखी हुई होनी चाहिए। कोई बात बात का खेल। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बीओडी। तो सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा? और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। तो सैलरी भी कौन फिक्स करेगा? ऑन द स्पॉट सेट होती है जब अपॉइंटमेंट होगा। बात का कोई काम डन। 142 भी क्या होता है? कंप्लीट। 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है? पावर एंड ड्यूटीज, पहली, ऑडिटर के पास पावर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट तक अपनी पहुंच बना सकता है, कंपनी से एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? इंक्वायरी करेगा प्रॉपर, अपनी रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर बनाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर। कैसे होगी? सुनना ध्यान से देखना। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग C&AG, याद करो, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? चाहे फर्स्ट हो चाहे सब्सिक्वेंट, अपॉइंट करेगा ऑडिटर। वो ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में जाके ऑडिटिंग करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? C&AG। और C&AG उसके ऊपर क्या देगा? अपना कमेंट। वो कमेंट कहां पे पढ़ा जाएगा? AGM। और 3 महीने में कहां रखा जाएगा? पार्लियामेंट में। डन। नॉर्मल। तो इस तरह से ऑडिट हो जाएगी। ऑडिटर की ड्यूटी है, ड्यूटी पढ़ रहे हैं ऑडिटर की, कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या करेगा? कंप्लाइंस। कारों के बेसिस पे, कारों के पॉइंट्स याद कर लेना, चार करीब 4-5, वो एडिशनल रिपोर्टिंग भी करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारों के बेसिस पे। और अगर कंपनी में फ्रॉड होता है, क्या होता है कंपनी में, तो फ्रॉड के बारे में भी मेंशन करेगा। अब फ्रॉड के बारे में कैसे, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। एक ई वाला पॉइंट और एक गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट, ये दो टॉपिक 143 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक किसी कीमत पे मत छोड़ना। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। अगर ऑडिटर चाहे वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो, सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा, समझ में आया? चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो अगर ये ऑडिटर जब कंपनी में ऑडिटिंग करने आता है और उसको सही में लगता है कि कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर रखा है, और उस फ्रॉड का अमाउंट कितना है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा। फ्रॉड का अमाउंट कितना है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। 1 करोड़ या उससे क्या है मेरे बच्चे? ज्यादा है। तो इसके बारे में 2 दिन में, कितने दिन में? ADT 4 में रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? ऑडिट कमेटी को। किसको दे देगा मेरे बच्चे? ऑडिट कमेटी को। किसको दे देगा मेरे बच्चे? ऑडिट कमेटी को दे देगा। किसको दे देगा मेरे बच्चे? कि भाई तुम्हारे कंपनी में इतने सीनियर लोग होते हुए, तुम जैसे सीनियर लोग होते हुए तुम्हारे नाक के नीचे इतना फ्रॉड हो गया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या? ऐसा ऑडिटर बोलेगा। किसको? हमको इसके बारे में रिप्लाई करो, हमको इसके बारे में क्या करो। समझ में आया? अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ तो बताने की जरूरत, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। किस में डिस्क्लोज करना है? याद करो, बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन नंबर 3, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स में आता ही है। ठीक है। तो ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी कितने दिन में रिप्लाई करेगा? किसको रिप्लाई करेगा? ऑडिटर। फिर ऑडिटर उसकी रिपोर्ट 15 दिन में किसको दे देगा? कुल मिला के काम कितने दिन में हुआ? 60। अगर ऑडिट कमेटी का 45 दिन में रिप्लाई नहीं आया, तो अगले 15 दिन में रिपोर्ट बना के ऑडिटर किसको दे देगा? किसको दे देगा? कितने दिन में? 60 दिन जब से ऑडिट कमेटी को भेजी। अब इसमें घुमा के लिखते हैं, 60 दिन जब से किसको भेजी? एक बार बताओ, 45 दिन का वेट करना पड़ेगा, नहीं आया तो अगले 15 दिन में भेजोगे, तो टोटल कितना हो गया? 60। लेकिन इन्होंने 60 ही बोला सीधा, तो रिपीट कर रहा हूं। ऑडिटर को ऑडिटिंग करते समय पता चलता है कि कंपनी में क्या हुआ है, फ्रॉड, तो उसके बारे में किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑडिट कमेटी। 45 दिन का समय, फिर किसको इन्फॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको इन्फॉर्म करेगा? बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का आया। नेक्स्ट, ब्रांच ऑडिट। एक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एजुकेशन वाली कंपनी, बहुत सारी कंपनियों की, रिटेल ग्रोसरी वाली कंपनियां, इनके पूरे इंडिया लेवल पे क्या होती है? ब्रांचेस। तो ब्रांच की भी क्या करवानी पड़ती है?
अगर कंपनी की ब्रांचेस है तो ब्रांच ऑडिट किससे करवाएंगे? कंपनी के ऑडिटर से, या फिर वहां के एरिया के बेसिस पे क्वालिफाइड व्यक्ति को रखेंगे। वहां का एरिया का बंदा ब्रांच ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी के ऑडिटर को देगा, ताकि वो कंपनी के पूरी ब्रांचेस और हेड ऑफिस की मिला के कंबाइंड ऑडिट रिपोर्ट बना सके। और 144 तो हम पढ़ के आ चुके कि ऑडिटर दूसरी सर्विस प्रोवाइड। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा पता है तुम लोग को? ऑडिटर। 146 एजीएम का, जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर के पास भी आना चाहिए, ताकि वो मीटिंग को अटेंड करे। समझ में आया? वो खुद भी अटेंड कर सकता है, वो अपना किसी और को भी भेज, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और 147 में क्या आती हैं? पेनल्टीज। बोलो आया? जल्दी से समरी, जल्दी से बोलो। 138 इंटरनल ऑडिटर में क्या लिमिट देखी? डीपीएलटी। 139 सबसेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक कौन सी कंपनी में? सबसेक्शन नंबर 5 में, सबसेक्शन नंबर 6 में कौन सी कंपनी में? सबसेक्शन नंबर 7 कौन सी कंपनी में? सबसेक्शन नंबर 8। 140 के अंदर हम लोगों ने सबसेक्शन नंबर 1 लाद की दो, नहीं खाए तो और पेनल्टी ठोक दो। सबसेक्शन नंबर 4 पुराने की जगह नया ले आओ। 5 पावर ऑफ 141 सबसेक्शन नंबर 1 क्या था? क्वालिफिकेशन। सबसेक्शन नंबर 2 में भी क्वालिफिकेशन। 3 में क्या था? 4 में क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन लग गई तो उसका ऑफिस क्या हो जाएगा? 142 रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट ऑडिटर की बीओडी और सब्सिक्वेंट की। 143 में 3 टॉपिक पक्के से याद करना। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट, ब्रांच ऑडिट और रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। चलो 144 ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। 145 ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? 146 ऑडिटर मीटिंग क्या करेगा? अटेंड करेगा। और 147 में बोलो आया? अरे आया? चलो उज्जवल खड़ा हो, बोल। 138 इंटरनल ऑडिटर। 139 सबसेक्शन नंबर 1 से लेके सबसेक्शन नंबर 4 सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सबसेक्शन नंबर 5 सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 6 ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। 7 गवर्नमेंट कंपनी में। 8 140 सबसेक्शन नंबर 1 लाद दे के भगा दो। 203 डिजाइन। 4 नए की जगह, सॉरी पुराने की जगह नया। और 5 चाबी बननी है। 141 सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 में क्वालिफिकेशन। सबसेक्शन नंबर 3 डिस्क्वालिफिकेशन। ए से लेके कहां तक था? आई तक। 4 में क्या था? डिस्क्वालिफिकेशन लग गई तो उसका ऑफिस और उसको क्या मानेंगे? कैजुअल। 142 रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? फर्स्ट ऑडिटर होगा तो रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? और सब्सिक्वेंट होगा तो 143 में ये टॉपिक पढ़ने हैं। 144 में क्या था? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। 145 146 ठीक है। और 147 में पेनल्टी। अब 148 किसका होता है मेरे बच्चे? कॉस्ट ऑडिटर। किसका होता है मेरे बच्चे? अब आपको अगर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में मेंटेन करते हैं। कौन सी कंपनी को? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, माइनिंग वाली कंपनी, जहां पे प्रोडक्शन होता है मेरे बच्चे,
जहां पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के साथ काम होता है, उन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे रूल नंबर 3 भी एप्लीकेबल है। रूल नंबर 3 किसका? ऑफ कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन माइक्रो और स्मॉल, इसमें क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? एग्जम्प्ट, उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्या इन कॉस्ट और रिकॉर्ड्स की ऑडिट भी करवानी है क्या? इन कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करवानी है क्या? हाँ। कॉस्ट ऑडिट के लिए रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। कहां दे रखा है? और रूल नंबर 4 में 2 सेक्टर हैं। एक टेबल नंबर ए, जिसमें रेगुलेटेड सेक्टर आते हैं, जिसमें 6 एक्टिविटीज हैं। और टेबल नंबर बी, जिसमें नॉन रेगुलेटेड सेक्टर आते हैं, जिसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं है। और इसके अंदर कितने पॉइंट है? 33। ठीक है, कुछ इसके बाहर भी होते हैं। तो ऑडिट कब करवानी है? अगर आप टेबल नंबर बी में आते हो और आपका टर्नओवर सारे प्रोडक्ट से कितना है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो। लेकिन अगर आप इसमें आते हैं तो आपका टर्नओवर टर्नओवर अगर सारे प्रोडक्ट हैं तो कितना? 50 करोड़। और अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात की जाए कितना होना चाहिए? 25 करोड़। तो जाके आपको उसकी क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। लेकिन ऑडिट करवाने से एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन फ्रॉम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 से एग्जम्पशन है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो आप? एक्सपोर्ट। और 75% रेवेन्यू कहां से आती है? एक्सपोर्ट से। कहां से आती है? दूसरा, वो कंपनी कहां बनी हुई है? सेज में। कहां बनी हुई है? सेज। और तीसरा, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है खुद ही यूज करती है, कैप्टिव कंज्यूम बोलते हैं उसको, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे बच्चे? ये ऑडिट करवाने का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अपन एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं। क्या? हाँ, सेल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ही करते हैं वहां से भी पूरा माल।
देखो एप्लीकेबिलिटी, देखो केस नंबर 1, टेबल एक ये कंपनी टेबल ए में भी लगी हुई है, टेबल नंबर बी में भी लगी हुई है, और अदर टेबल नंबर ए में 6 आते हैं, टेबल नंबर बी में 33 आते हैं, इसके अलावा और भी एक्टिविटी होती है अदर। तो मान लो ये कंपनी टेबल नंबर ए में काम करती है, इसका टर्नओवर 10 है, टेबल नंबर बी में आती है, इसका टर्नओवर कितना है 10, और अदर प्रोडक्ट भी बनाती है जिसमें टर्नओवर कितना हो गया 10। अब मुझे बताओ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20, टोटल कितना हो जाएगा 30। अब मुझे बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड कब मेंटेन करने पड़ेंगे, जब मेरा टर्नओवर कितना हो 35। पहले तो 35 आना चाहिए, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी तो ऑडिट करवाओगे, समझ में आया? तो पहले 35 टच होना चाहिए। क्या 35 टच हो रहा है क्या? तो क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है क्या मेरे बच्चे? नहीं, कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत, क्या उसकी ऑडिट करवानी है? नहीं, ऑडिट भी करवाने की जरूरत, पहले रिकॉर्ड तो मेंटेन करो, ऑडिट किसकी होगी? रिकॉर्ड्स की, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर मैं 10 का टर्नओवर ए से, 10 का टर्नओवर बी से, और 20 का टर्नओवर अदर से, तो यहाँ पे मेरा ए और बी से कितना टर्नओवर हो गया 20, और टोटल ए से कितना हो गया 40। क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? हाँ, वहां पे लिखा हुआ है टोटल कितना होना चाहिए मेरे बच्चे 35, टोटल कितना होना चाहिए 35, और यहाँ पे टोटल कितना है 40। हमको ए प्लस बी नहीं देखना है, हमको ए प्लस बी नहीं देखना है, हमको टोटल देखना है। टोटल कितना है 40, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा मेरे बच्चे। केस नंबर 3 पे आते हैं। अगर मेरा यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे अगर हो जाता है 10, या फिर एक काम करो यहाँ पे 0 कर दो, मजे आ जाएंगे। ये 0, तो देखो यहाँ पे तो हो गया 40 और टोटल भी कितना हो गया 40। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है? हमको फोकस करना है टोटल पे। तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है? हाँ, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 4, अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो गया 30। अब देखो ए प्लस बी 30 हो रहा है 35, लेकिन टोटल कितना हो रहा है? तो भी मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेन, कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करवाने की जरूरत, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट करवाने की जरूरत है? सॉरी, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है क्या? हाँ, हमको सिर्फ क्या देखना है? टोटल। क्या देखना है? चाहे ए में आ रहे हो चाहे बी में आ रहे हो, क्या ऑडिट करवाने की जरूरत है केस की? नहीं। पांचवा केस, पांचवा केस, 10, 20 और यहां पे भी 20। जल्दी से बोलो, यहां पे कितना हो गया 30 और यहां पे कितना हो गया? तो 50। 50 35 से ज्यादा है क्या? अरे 50 35 से ज्यादा है क्या? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्या ऑडिट करवानी है? अब ऑडिट करवाने के लिए सुनो, सारे प्रोडक्ट से टर्नओवर कितना होना चाहिए? ऑल मतलब सारे, ऑल मतलब, और इंडिविजुअल मतलब ए प्लस बी। सारे से कितना होना चाहिए? अरे सारों से कितना होना चाहिए? और ए प्लस बी से कितना होना चाहिए? एक बार चेक करो, इसमें सारों से, सभी से क्या 50 है? और ए प्लस बी 25 है? हाँ, दोनों कंडीशन, दोनों में एंड था, दोनों में एंड है कि नहीं है? हो गई। तो मुझे ऑडिट करवानी है, लेकिन सिर्फ टेबल नंबर ए की, मुझे सिर्फ टेबल नंबर ए, इस 10 करोड़ की ऑडिट करवानी, बस। पूरे बिजनेस की ऑडिट करवाने की जरूरत सिर्फ 10 की, टेबल नंबर ए। टेबल नंबर बी की ऑडिट करवाने की जरूरत
अदर की ऑडिट करवाने की जरूरत, क्योंकि क्वालिफिकेशन किसकी मीट हुई है, टेबल नंबर ए की। एक और हो जाए, गारंटी है तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी हो अगर कि हाँ ये ऐसा होता था। रिवीजन है ना, बताना पड़ेगा सब। 6 नंबर, टेबल नंबर ए से 0, टेबल नंबर ए से 0, टेबल नंबर बी से 20 और यहां से 80। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, चलो यहाँ पे कितना हो गया 20 और यहाँ पे कितना हो गया 100। 100 हुआ क्या? इतना जल्दी पत्ते नहीं खोलेंगे, रुको, इसको छोटा ही रखो अभी। अभी थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल देते हैं तुम्हें, एक साथ नहीं देने का। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अरे कॉस्ट रिकॉर्ड तो 35 देखना है। क्या 35 है? कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। और ऑडिट में देखना 50। क्या 50 है क्या? 50 के बाद सोचेंगे, तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7वां केस। अब सीट बेल्ट बांध लेना, ढंग से देखना। 20, 10, 80, कितना हो गया 30 और यहाँ पे 110। पहले बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड 35 करोड़ है? अरे है। अब ऑडिट की बारी करते हैं। ऑडिट के लिए पहले क्या होना चाहिए 50। टोटल कितना होना चाहिए? अरे टोटल कितना होना चाहिए? क्या टोटल 50 है? इंडिविजुअल ए और बी देखो 25 है, टेबल नंबर ए। अब टेबल नंबर बी में जाओ, टेबल नंबर बी में देखो कितना है टोटल, 100 है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी 35, तो यहाँ पे ऑडिट तो करवानी है, लेकिन किसकी करवानी है? सिर्फ किसकी करवानी है? सिर्फ टेबल नंबर ए। अगर यहाँ पे 35 हो जाता तो टेबल नंबर बी की भी ऑडिट करवानी पड़ती। किसकी ऑडिट करवानी पड़ती? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 नंबर 20, तो आ गया 20 और यहाँ पे 70। बोलो 20 और 20, 40 और 70, 110। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है? अरे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हाँ की ना? कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे क्या देखना है 35 है, ऑडिट के लिए यहाँ पे 50 देखना है। 50 है क्या? अरे 50 है क्या? ए, यहाँ पे 25 है, तो टेबल नंबर ए तो आ गया। टेबल नंबर बी में क्या था 100 35। अरे 100 35, 100 है, 35 है। अरे गजब, सब मिल गया, सब मिल गया। यस, वो टेबल ए एंड टेबल दोनों की ऑडिट करवानी है, ए की भी करवानी है और बी की करवानी है। 9th नंबर 10, 10, 80। अब तुम लोग बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड, अरे एक साथ आवाज लगाओ, कॉस्ट रिकॉर्ड। ऑडिट, ऑडिट में क्या था 50 25, 50 तो मिल गया, 25 मिला क्या? 25 मिला क्या? दोनों में एंड है कि और है? तो ऑडिट करवाने की जरूरत, बोलो आया? अब समझ में आया? अरे क्लियर है अब कि कब हमको ऑडिट करवानी है और कब हमको ऑडिट नहीं करवानी। ठीक है, ये कॉस्ट ऑडिट की बात चल रही थी। चलो ये हो गया। अब कॉस्ट ऑडिट ऑडिटर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर क्या है? कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में क्या पास करेंगे? पीआर पास करेंगे और यहीं पे उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बीओडी करते हैं। सिर्फ कौन करते हैं? शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। और कितने दिन में करते हैं? विद इन 180 डेज। फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ, या फिर नहीं, ठीक है। तो किसको अपॉइंट करेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंट को। किसको अपॉइंट करेंगे? फिर कंपनी इस बंदे का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी CRA 2 में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास करेगा? अपना
एप्लीकेशन जाएगी कितने दिन में, 180 डेज या फिर 30 दिन फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर। ऑर्डर पास करने के बाद जनरल मीटिंग बुलाएंगे और रेमुनरेशन फिक्स करेंगे। ध्यान रखना, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट, शेयर होल्डर सिर्फ रेमुनरेशन फिक्स करेंगे। और ये अप्रूवल मिलने के बाद पोस्ट ऑडिटर विजिट करेगा कंपनी में, वहां पे ऑडिटिंग करेगा और क्या बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट। CRA 3 में, और किसको दे देगा, BOD को, और BOD उसके ऊपर अपना कमेंट देंगे। CRA 4 में कितने दिन में, 30 दिन। किसको, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एक्शन लेना है उसके ऊपर तो ले लेंगे BOD पे, वरना नहीं लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये वाली ऑडिट भी क्या होती है, कंप्लीट। इस तरह से इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लियर। ठीक है, एक और ऑडिटिंग मैं आपको बता देता हूं बच्चों की ऑन डिमांड पे, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्शन नंबर 204। सेक्रेटरियल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर जो कंपनी में सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस को चेक करेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर सेल्स 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एवरी कंपनी जिसमें लोन का अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एवरी मतलब प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो वहां पे करवानी पड़ेगी किससे, इसके लिए किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, इसके लिए हमको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और इस कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ऐसा सेक्शन नंबर 179 में लिखा हुआ है और ये डिस्कशन सर्कुलेशन से भी नहीं हो सकता। तीसरा, फिर ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, और ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में बनती है, MR3 में बनती है, और फिर ये किसके पास फाइल कर दी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज। ROC को फाइल नहीं करते, एग्जाम में आएगा ROC को फाइल करनी है, नहीं, सिर्फ किसको फाइल होती है, स्टॉक एक्सचेंज। वो भी कौन सी कंपनी फाइल करती है, लिस्टेड, यानी कि अनलिस्टेड को तो कहीं फाइल नहीं करना, ROC को भी फाइल नहीं करना, सिर्फ लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करती है। कितने दिन में फाइल करती है, 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिनों में ये फाइल करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। चलो करते हैं 2-4 क्वेश्चन और इस चैप्टर से संबंधित। लो पढ़ो क्वेश्चन।
ऑडिट फॉर्म, दो पार्टनर, और टोटल कितनी कंपनियों की ऑडिट कर रहे हैं? 41, जिसमें से 20 कंपनियां ऐसी जिसकी 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि हम तो ज्यादा वाली लेते हैं, तो ये 41 की ऑडिट नहीं कर रहा, कितने की ऑडिट कर रहा है? तो हम तो 20 ही मानेंगे। कितनी मानेंगे? हमने पहले देखा 20 से कम होगा तो काउंट, इसने बोला 41 में से 20 ही ज्यादा है, ठीक है। 20 की ऑडिटिंग कर रहे हैं, एक कंपनी की और ऑडिट मिल रही है, कर सकते हैं क्या? क्यों? अरे जाओ तुम। सुनो, मैंने आपको बताया था एक ऑडिटर की लिमिट कितनी है? 20। फॉर्म में कितने ऑडिटर? दो, तो फॉर्म की लिमिट कितनी हो गई? 40। अभी कंपनी कितनी कंपनियों की ऑडिट कर रही है? सिर्फ 20 की। सिर्फ कितनों की कर रही है? 20 की और कर सकती है। देखो टोटल वैसे 41 की कर रही है, लेकिन 41 में 21 ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिनकी 100 करोड़ से कम है पेडअप कैपिटल, तो उनको तो अपन एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मतलब माइनस करना है, तो 41 में से 21 गए, कितने बचे? तो अभी ये मानेंगे कि ऑडिट फॉर्म कितनी कंपनियों की ऑडिटिंग कर रही है? 20। कितनी कंपनियों कर रही है? और कितने की कर सकती है? 20 की और कर सकती है। एक की एक्स्ट्रा कर रही है, उसमें क्या 21 हो जाएगी? 20 की और कर सकती है। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन इसलिए बनाया गया बच्चे के दिमाग में आए। 20, एक ऑडिटर की लिमिट 20, 20 से ज्यादा नहीं कर सकते, बच्चा यही गलती करेगा। आया? देखो इसका आंसर पढ़ो। भी लॉजिकल, लॉजिक देख के आंसर देना है। ध्यान मेरे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन। पढ़ो 34 नंबर का क्वेश्चन। बोलो। देखो क्या लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मून लाइट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंट मिस्टर तेजा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन के अंदर, ठीक है। कब तक के लिए अपॉइंट रहेगा? फर्स्ट ऑडिटर, सॉरी, सब जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, पहला ऑडिटर कब तक के लिए अपॉइंट रहता है? फर्स्ट एजीएम। कब तक के लिए अपॉइंट रहता है मेरे बच्चे? फिर फर्स्ट एजीएम में उसको रीअपॉइंट, जैसे फर्स्ट एजीएम हुई ना, उसका ऑफिस वेकेट हो गया। अब जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है इसी को ही बना रहे हैं। नहीं समझे? कंपनी बनी, पहले साल फर्स्ट ऑडिटर आपको बनाया, आपका ऑफिस कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम। अब ऑफिस वेकेट, फिर अब कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर रखेंगे एजीएम में। अरे सही है कि नहीं? पहली एजीएम में आपको ही बनाना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? यस। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई कूलिंग पीरियड नहीं है, कोई मना नहीं कर रखा। समझ में आया? उसी को ही हम क्या कर सकते हैं। फिर अब जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनेगा कितने साल के लिए बनेगा वो? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए बनेगा? बोलो आया क्या? अरे क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35।
बोलो। पहले मिस्टर राय इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने कंपनी से कर्जा ले रखा है 6 लाख का, तो बना ही नहीं सकते, बात ही पीछे खत्म करो। उस कविता, मिस्टर कुमाई तो देख लिया अपन ने, स्टोर कीपर याद आ रहा है, बना सकते हैं इसको तो ना। मतलब ऑडिटर की बीवी स्टोर कीपर हो तो बन सकते हैं, दोनों साथ साथ एक कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर निकली तो। चलो 33 नंबर का क्वेश्चन। एक ऑडिटर आपकी कंपनी में ऑडिटिंग करने आया है तो उससे क्या करवाएंगे मेरे बच्चे? ऑडिट। ऑडिट के अलावा कोई दूसरा काम वो कर। एक ऑडिटर आपकी कंपनी में क्या करेगा मेरे बच्चे? ऑडिट। ऑडिट के अलावा दूसरा काम, यानी कि 144 वाली सर्विस प्रोवाइड। क्या ये वाला काम 144 में लिखा हुआ था? हाँ, एक बार वो भी चेक कर लेनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसा देगा कि उसमें अवेलेबल ही नहीं होगा वो काम। तो मिस्टर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी की ऑनेस्टी देख लो। चाबी भरेंगे इसमें? कौन भर रहा है चाबी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जामाइन करके उसको क्या कर देंगे? डिबार। कितने साल की डिबार? और 447 की क्या लगा देंगे? 447 की पेनल्टी लगा देंगे बेटा। चल, बोलो भाई, क्या होगा? बोलो क्या होगा इसका आंसर? 1 लाख रुपए के शेयर्स ले रखे हैं बीवी ने, क्या बीवी के चक्कर में हस्बैंड का क्या होगा? बन सकता है क्या? 1 लाख तक हो तो? 1 लाख से ज्यादा होते तो? अच्छा बताओ, बन गया। बाद में उसने 10,000 के शेयर्स वो खरीद लिए, 1,10,000 हो गया। अब नहीं, बुक में एक लाइन दे रखी है, अब ऑडिटर को बुलाएंगे और बोलेंगे तेरी बीवी को समझा कि अपने शेयर्स बेच दे। कितने दिन में बेच दे? 60 डेज में। कितने दिन में बेच? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा। बोलो आया? कि 60 डेज में भिजवाना है, बिकवाना है, सॉरी, शेयर्स। अरे डन, अरे डन, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन।
सबसे पहले बताओ क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं। ये गवर्नमेंट कंपनी तो उसके प्रोविजन भी नहीं लगने। गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हो या फिर किसने लिया हो? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलो आया समझ? अरे आया। आज के लिए इतना ही करते हैं। इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपके स्कैनर को देखें, पास्ट ईयर्स के आए क्वेश्चंस को देखें, तो इजीली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।